हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्यूपल टीचर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एचपी टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि हमारा साइकोलॉजी सेक्शन का होने वाला है। तो फिलहाल वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आप सभी के लिए। तो फिलहाल करते हैं वीडियो को शुरू। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे से यहाँ पे साइकोलॉजी सेक्शन में पूछा गया है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। मानसिक स्वास्थ्य शब्द किसने दिया है। इस तरह के क्वेश्चन आपके पास टैट में पूछे जाते हैं कि आखिर किसने कौन सा शब्द दिया है, आखिर किसके द्वारा ये वाक्य बोला गया है। क्योंकि हमने 2016 और 15 के क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व किए थे तो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे आखिर किसके द्वारा ये वाक्य कहा गया है। तो यहाँ पूछा गया जो मानसिक स्वास्थ्य शब्द किसने दिया है, तो विलियम स्वीटर ने हमें मानसिक स्वास्थ्य शब्द दिया है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे यहाँ पे पूछा गया है वो हमारे पास होम्योस्टेसिस शब्द किसने द्वारा दिया गया था। पहला भी हमारे से ही पूछा गया था आखिर किसके द्वारा शब्द दिया गया था, यहाँ पे भी हमारा शब्द किसके द्वारा दिया गया ये क्वेश्चन। क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीट हो सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपसे पूछा तो जाता ही जाता है सार के आखिर किसके द्वारा ये शब्द दिए गए। तो इस क्वेश्चन को भी आप याद रखना, ये जो हमारा दिया था ये दिया था हमारा केनन ने। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी केनन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास पूछा गया था यहाँ पे घोड़े की तस्वीर एक है। ए प्रतीकात्मक उद्दीपक, बी है हमारे पास प्रत्यक्ष या यथार्थ उद्दीपक, सी है हमारे पास संकेतात्मक उद्दीपक और डी है हमारे पास द्योतक उद्दीपक। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ये हमारे पास डिसलेक्सिया संबंधित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका डिसलेक्सिया, क्योंकि इसके रिगार्डिंग आपका बहुत से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे मतलब ये हमारे कोई ऐसी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये डिसलेक्सिया वगैरह, डिस्ग्राफिया, डिस्फेविया, इस तरीके के कुछ शब्द है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो ये टर्म्स है ना हमारे पास यहाँ पे डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुया, डिसग्राफिया, ये वाली टर्म हमारी ऐसी टर्म है जो कि किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड है, किसी प्रॉब्लम से जिसमें कि बच्चा जूझ रहा हो वो प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो डिसलेक्सिया पहले मैं बता देता हूँ, ये एक पठन विकार है जिसपे कि बच्चे को क्या है, प्रॉब्लम इन रीडिंग, रीडिंग करने में प्रॉब्लम आती है। तो डिसलेक्सिया संबंधित है हमारा पठन विकार से। पर हम इन सबको डिफाइन करेंगे। ए हमारे पास क्या दे रखा था यहाँ पे, मानसिक विकार से। मानसिक बोले तो मेंटली, जिनका कि लो अटेंशन स्पैन होता है, वो कम देर तक होते हैं, उनकी लेस कंसंट्रेशन पावर होती है। तो जो इस तरीके के बच्चे होते हैं वो हमारा मानसिक विकार में आते हैं। अब गणितीय विकार में कौन होता है, जिनकी प्रॉब्लम कायम है मैथमेटिक्स को सॉल्व करने, क्योंकि गणितीय से पता चल रहा है। तो जब इसमें आपका कभी पूछा जाए कि डिसकैल्कुलिया क्या है, तो डिसकैल्कुलिया हमारा गणित विकार से संबंधित है। और इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पठन विकार किससे संबंधित है, हमारा डिसलेक्सिया से। तो ये कुछ विकार थे जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं कहीं पे भी, एचपी टैट में ये आपसे पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इनको समझ लेना। मानसिक बोले तो जहाँ पे हमारा अटेंशन बहुत स्लो होगा, लो होगा, ठीक है। गणितीय बोले तो मैथमेटिक्स, और पठन विकार बोले तो पढ़ने से, और व्यवहारिक विकार बोले तो हमारा बिहेवियरिज्म से, जहाँ हमारा बिहेवियर के बारे में बात आए तो वो हमारा व्यवहारिक विकार से है। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें हमारे पे पूछे गए निम्न में से कौन सा गेस्टाल्ट मनोविज्ञानी से संबंधित नहीं है। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, आईपी पैवलव। तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है हमारा इड, ईगो, सुपर ईगो, जो आपके पास क्वेश्चन था फर्स्ट ईयर में, शायद से थ्योरी है ये आपके पास, तो वहाँ से आया हुआ है। तो पहले क्या है, सुपर ईगो बोले तो पर अहम, कॉमा इड बोले तो इदम का पूर्ण विपरीत है, यह कथन है। यहाँ क्या पूछा गया हमसे, पर अहम और इदम बोले तो सुपर ईगो और इड का पूर्ण विपरीत, विपरीत बोलते ऑपोजिट क्या है। तो इसके हमारे पास कुछ ऑप्शन दे रखे, ए है हमारे पास सत्य, बी है असत्य, और सी है हमारे पास आंशिक रूप से सत्य, और बी है, डी है सॉरी, बेतुका कथन। तो जब हम बात करेंगे पर अहम और इदम का विपरीत है तो इसका है सत्य। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, सत्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास दिया गया था, अधिगम के सूच सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। जो अधिगम का सूच सिद्धांत का प्रतिपादन था ना वो हमारा कोहलर के द्वारा किया गया था। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, कोहलर। तो अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की। यहाँ पे हमारे से पूछा गया है प्रतिभाशाली किस पर आधारित होते हैं।
जब भी हम बच्चों की बात करें तो एनवायरनमेंट और हेरिडिटी दोनों एक ऐसे फैक्टर है जो किसी न किसी चीज़ को अफेक्ट करते ही करते हैं। तो प्रतिभाशाली किस पर आधारित होते हैं? तो सबसे पहला ए ऑप्शन है हमारे पास आनुवांशिक संचार, बी है वातावरण की प्रेरणा, सी है हमारे पास ए और बी दोनों के कारण, और डी है हमारे पास मनोवैज्ञानिक कारण। प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं ना वो चाहे हेरिडिटी एनवायरनमेंट दोनों का कारण इसकी वजह से। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, जिसमें कि हमारे पास क्या दिया गया ए और बी दोनों के कारण। क्योंकि जब भी बच्चों की बात करें तो हमारा जो भी एनवायरनमेंट है, हेरिडिटी है, दोनों के दोनों अफेक्ट करते ही करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास फिर से विकार से रिलेटेड, प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन फिर से आ गया है यहाँ पे। भाषा अवबोधन से संबंधित विकार है, भाषा की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ए ऑप्शन है हमारे पास चलाघात, बी है पठन क्षमता, सी है हमारे पास अधिगम अक्षमता, और डी है हमारे पास भाषाघात। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, पठन क्षमता। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। तो 10th जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या निर्धारित नहीं करता? समस्या समाधान को क्या निर्धारित नहीं करता, वो बात हमसे यहाँ पे पूछी गई है। अंतदर्शन, अंतदर्शन तो समस्या समाधान को निर्धारित करता है, पर हमसे पूछा गया कौन निर्धारित नहीं करता। बी है हमारे पास मानसिक प्ररूपता, सी है हमारे पास मोर्चाबंदी, और डी है हमारे पास निर्धारणा। तो जो निर्धारणा है वो हमारा समस्या समाधान को निर्धारित नहीं करता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था, प्रसिद्ध पुस्तक, इट मीन फेमस जो हमारी बुक है। तो अगर बुक, कोई फेमस बुक से क्वेश्चन पूछा गया था पहले आपसे, तो हो सकता है कि इस साल भी आपसे पूछ दिया जाए। तो बुक से रिगार्डिंग अगर बीच में कहीं पूछ ही लिया तो इस क्वेश्चन को आप लिख लेना ज़रूर। तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, प्रसिद्ध पुस्तक पर्सनैलिटी अ साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन 1937 किसके द्वारा लिखी गई थी? तो क्या पूछा गया था हमसे कि आखिर किसने हमारी प्रसिद्ध बुक को लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो हमारी ये प्रसिद्ध पुस्तक है ये लिखी गई थी अल्पोर्ट के द्वारा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, किसने कहा था समायोजन एक प्रक्रिया है ना कि अवस्था? तो जो समायोजन एक प्रक्रिया है ना कि अवस्था, ये हमारा स्ट्रेंज ने कहा था। तो इसके लिए जो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेंज। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, किसने कहा था कि वह बालक जो व्यवहार में सामाजिक मापदंड से विचलित हो जाता है या भटक जाता है बाल अपराधी कहलाता है? बाल अपराधी वाले क्वेश्चन भी आपके पास पूछे जाते हैं हमारे पास, ठीक है। और ये देखो, आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो किसने कहा था, कब, क्यों कहा था, ये वाली क्वेश्चन ना आपके पास बहुत बार पूछे गए हैं, बल्कि इसी सेक्शन में देख लो कितने पूछती है। तो ये हमारे एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पूछा ही जाता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप याद रखें ना कि आखिर किसने ये कहा था कि ये जब बच्चा क्या है भटक जाता है तो वो क्या है बाल अपराध कहलाता है। तो ये हमारा कहा था हेली ने। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी बाल अपराध का कारण है। अब जो बच्चे जो गलत काम कर लेते हैं, डेलिक्वेंट चिल्ड्रंस होते हैं जो अपराध करते हैं, उसका क्या कारण हो सकता है? तो ए है वंशानुक्रम, हेरिडिटी हो सकता है इसका कारण एक, बी वातावरण संबंधी कारण, ये भी हो सकता है कि उसका एनवायरनमेंट, क्योंकि एनवायरनमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चे का, आखिर वो किस एनवायरनमेंट में पल रहा है। तो ये भी इसका कारण हो सकता है। सी घर का वातावरण, हो सकता है कि घर की ऐसी कंडीशन हो कि उसे कहीं चोरी करनी पड़ रही हो, घर गरीब हो, तो घर का वातावरण भी हो सकता है। और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये सारे के सारे कारक हो सकते हैं। वंशानुक्रम, हेरिडिटी भी हो सकती है हमारी, एनवायरनमेंट भी हो सकता है, घर का वातावरण भी हो सकता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है हमारा, डी। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये टॉपिक आपके पास फर्स्ट ईयर में है, शायद से 3rd यूनिट में है, जहाँ पे आपका मेंटल एज, आईक्यू टेस्ट वगैरह, आईक्यू लेवल वगैरह निकालने को है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था हमारे पास, एक बच्चे की वास्तविक आयु है 20,
जबकि उसकी मानसिक आयु 18, तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। तो बुद्धि लब्धि के क्वेश्चन आपके से पूछे जाते हैं। तो यहाँ क्या बताया है, जो उसकी वास्तविक आयु है वो 20 है और मानसिक आयु 18 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद करोगे, बट एक फार्मूला में बता देता हूँ। इसका फार्मूला तथा MA/CA, मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज। मेंटल एज बोल तो मानसिक आयु, और अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो जो हमारा 16th क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, यदि एक बच्चे की बुद्धि लब्धि 140 है तो वह क्या कहलाता है। देखो, बुद्धि लब्धि से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास पूछे जाते हैं। ये आपका फर्स्ट ईयर में टॉपिक है आईक्यू वाला, तो ये आप वहाँ पे पढ़ सकते हो अच्छे से। अगर आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो तो वो बहुत अच्छे से इसे पढ़ना, क्योंकि बहुत आपका टैट में यही काम आएगा। इससे पहले जो 15th क्वेश्चन भी था वो भी हमारा आईक्यू से रिलेटेड था, और ये भी देखो आईक्यू से रिलेटेड है। अगर हम बात करें, अगर 140 किसी बच्चे का आईक्यू लेवल है तो वो किस तरह का बच्चा होता है, तो ए हमारे पास दिया गया है यहाँ पे प्रतिभाशाली, बी असाधारण, और सी है हमारे पास उत्कृष्ट, और डी है हमारे पास इनमें से कोई नहीं। जब 140 किसी की बुद्धि लब्धि है, 100 से ज़्यादा बुद्धि लब्धि है, तो जो वो बच्चा होगा वो एक प्रतिभाशाली बच्चा होगा। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, प्रतिभाशाली। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। यहाँ पूछा गया, वैदिक काल में बालक कहाँ पढ़ते थे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वैदिक काल में आखिर जो बच्चे थे वो कहाँ पढ़ा करते थे। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दे रखा है, ए अपने घर में, बी मकतब में, सी गुरुकुल में, और डी पेड़ों के नीचे। तो देखो, जो पुराने समय में आपने सुना होगा, पुराने समय में बच्चे कहाँ जाया करते थे, वो गुरुकुल में जाके शिक्षा को ग्रहण किया करते थे। वहाँ पे गुरुओं के द्वारा उनको शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि गुरुकुल ऐसी जगह थी जहाँ पे वैदिक काल में शिक्षा दी जाती थी। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे भी हमारा देखो बुद्धि लब्धि से ही क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे पूछा गया है, बुद्धि लब्धि की सामान्य सीमा क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप नोट डाउन कर लेना। ए ऑप्शन है हमारे पास 130 से ऊपर, बी है 90 से लेकर 110 तक, सी है हमारे पास 70 से 80, और डी है हमारे पास 70 से कम। तो जब हम बात करें बुद्धि लब्धि की जो सामान्य सीमा है वो हमारी 90 से लेकर 110 तक है। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, 90 से 110। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। अब देखो, जो विशेष स्पेशल चाइल्ड होते हैं, स्पेशल नीड चाइल्ड्स होते हैं, उन्हें आखिरकार कहाँ पे शिक्षा दी जानी चाहिए। तो देखो, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें एक इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बात की है, आपने पढ़ा होगा। इंक्लूसिव एजुकेशन बोले तो जहाँ पे सब बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, चाहे विशिष्ट हो, चाहे जनरल हो, चाहे जैसे बच्चे हो, वो सारे के सारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, एक ही विद्यालय में पढ़ेंगे। तो ए हमारे पास दिया है सामान्य बच्चों के साथ, जो ठीक ठाक बच्चे उन्हीं के साथ पढ़ेंगे। बी है हमारे पास विशेष शिक्षण विद्यों द्वारा, और सी है हमारे पास विशेष विद्यालयों में, और डी है विशेष अध्यापक द्वारा विशेष विद्यालयों में। अब देखो, हमारे पास जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें हमारे को बताया गया है कि सब बच्चों को एक साथ पढ़ाना है, उनको हमने सेग्रीगेट नहीं करना है, अलग से नहीं पढ़ाना है, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, सामान्य बच्चों के साथ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 हमारे से पूछा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि किसने कहा था, क्यों कहा था, ये क्वेश्चन देखो आपके पास आते ही है। तो यहाँ पूछा गया इंद्रिय ज्ञान का प्रवेश द्वार है। बोले तो जो हमारे सेंस ऑर्गन है वो, वहाँ से जो नॉलेज है वो प्रोवाइड की जाती है। जो नॉलेज है बच्चा वहाँ से ही ग्रहण करता है। जो हमारे सेंसेस है वो ज्ञान का प्रवेश द्वार है, एक दरवाज़ा है। तो किसने कहा था, तो जो ये शब्द था ये हमारा रूसो ने कहा था कि जो इंद्रिया है वो ज्ञान का प्रवेश द्वार है। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, रूसो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है हमारे पास, संलग्नता एक शर्त है। ए अधिगम की, बी शिक्षण की, सी ए और बी दोनों की, और डी है इनमें से कोई नहीं। देखो, ज़्यादातर बच्चे क्या सोचते हैं कि जब ए बी दोनों दे रखा गया तो दोनों के दोनों सही हो गए, पर जो हमारी संलग्नता है वो हमारी सिर्फ अधिगम की शर्त है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, अधिगम की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया आपके पास यहाँ पे। समाजीकरण से ये क्वेश्चन है, क्योंकि समाजीकरण बोले तो एक ऐसा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है
ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था हमारे पास यहाँ पे, ये पूछे गए हैं, बालक के समाजीकरण में पाठशाला का स्थान होता है। देखो पाठशाला का कौन सा स्थान होता है ये हमसे पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, समाजीकरण के लिए क्या क्या बोलेगी, जब बच्चा सोशलाइजेशन में जाए तो उसके लिए परिवार भी होगा, पाठशाला हो गया, समाज हो गया, समूह हो गया, ये सब क्या है, इसके एक कॉम्पोनेंट्स है। तो ए है हमारे पास यह समूह के द्वारा, बी है मौखिक अवस्था में, सी है परिवार के बाद और डी है समाज के बाद। अब देखो पाठशाला का स्थान पूछा गया है तो सबसे पहला जो समाजीकरण होता है बच्चे का वो होता है परिवार। ठीक है, परिवार के बाद बच्चा पाठशाला में जाता है, पाठशाला की बात समाज से होता है, समाज के बाद हमारा समूह से होता है, समूह कम्युनिटी। तो देखो परिवार पहला था तो दूसरा क्या था हमारा पाठशाला। तो यहाँ पूछा गया था स्थान, तो इसका ऑप्शन है हमारे पास सी, परिवार के बाद जो समाजीकरण होता है वो हमारा पाठशाला में होता है। ठीक है, पाठशाला के बाद होता है हमारा समाज से, सोसाइटी के बाद हमारा होता है कम्युनिटी, कम्युनिटी बोलते हैं समूह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 हमसे पूछा गया है, बच्चे शरीर, चरित्र, मूल्य, विचार, व्यवहार, कौशल इत्यादि में क्यों भिन्न होते हैं। भिन्न बोले तो अलग, बच्चे क्या है उनका फिजिक्स भी अलग होता है, उनका जो करैक्टर है चरित्र बोले वो भी अलग होता है, मूल्य बोले तो उनकी वैल्यूज़ अलग होती है, उनके थॉट्स उनके विचार अलग होते हैं, उनका बिहेवियर व्यवहार अलग होता है, स्किल्स जो कौशल होता है वो भी अलग होता है। हर एक बच्चा किसी न किसी तरीके से अलग होता है, इवन कि जो एक ट्विंस होते हैं वो भी किसी न किसी तरीके से अलग होते ही हैं। तो उसका कारण क्या है, क्यों वो भिन्न होते हैं, तो क्या कारण है उसका। तो ए हमारे पास दिया गया था पोषण के कारण होते हैं, बी है कुपोषण के कारण, सी है हमारे पास अनुवांशिकता व परिवेश के कारण, डी इनमें से कोई नहीं। अब जब हम बात करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, तो उसका जो मेन करैक्टर होता है वो होता है हमारा हेरिडिटी, अनुवांशिकता। अनुवांशिकता एक ऐसा कारण है जिसके कारण बच्चे का जो भी इंडिविजुअल डिफरेंस है वो अलग होता है। तो यहाँ पे जो हमारा ए है वो भी नहीं है, बी भी नहीं, सी है जो अनुवांशिकता, इसके कारण बच्चे क्या अलग होते हैं एक दूसरे से, उनका करैक्टर बोले, उनका व्यवहार, उनका विचार सब कुछ अलग होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो यहाँ पे हमारे से पूछा गया है, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। प्रयत्न बोले तो कोशिश जो बार बार किया जाता है, और त्रुटि का जो सिद्धांत था किसने प्रतिपादित किया था, तो ये हमारा थॉर्नडाइक ने किया था। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, थॉर्नडाइक। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ ही साथ ही बच्चे ना गलती कर ही देते, बेशक आसान क्वेश्चन जितना मर्जी हो, हमसे गलती हो जाती है। जब हमारे पास 4 ऑप्शन हो तो पता नहीं लगता, कई बार हो जाता है। तो इसमें पूछा गया है कि विद्यालय द्वारा बालकों को प्रदान की गई शिक्षा है डैश है। जब अब बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है ना स्कूल में, वो किस तरह की शिक्षा होती है वो हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ए ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे औपचारिक, बी है अनौपचारिक, सी है गैर औपचारिक और डी है उपरोक्त सभी। डी तो हो ही नहीं सकता, उपरोक्त सभी सब तरीके की नहीं होती है। जो बच्चों को विद्यालय में स्कूल में जाकर जो शिक्षा दी जाती है वो हमारी औपचारिक शिक्षा होती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, औपचारिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये एक पेडागॉजी टाइप क्वेश्चन है जिसमें कि आपसे ही क्वेश्चन जवाब किया गया है कि आखिर आप क्या करोगे। तो क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक छात्र अपनी निजी समस्या को लेकर आपके निवास पर आपसे मिलने की अनुमति चाहता है, आपका जवाब क्या होगा। एक बच्चा है जिसकी अपनी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, आपको उससे रिलेटेड लेना देना कुछ नहीं है, वो कोई ऐसी एजुकेशन से प्रॉब्लम नहीं है, आप जो पढ़ा रहे हैं उससे नहीं है, वो ऐसी समस्या है जो उसकी पर्सनल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, एजुकेशनल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, पर निजी समस्या उसकी अपनी है। ठीक है, तो वो आपके घर आ रहा है स्पेशली आपसे ये बात करने उस समस्या के बारे में, तो वो आपसे अनुमति लेना चाहता है, तो आप क्या करोगे। तो यहाँ पे ऑप्शन में जो पूछा गया है ए है समय ना देना, आप उसको टाइम ही नहीं दोगे, मतलब उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है, आप सोचोगे इससे क्या लेना देना मेरे को, इसकी पर्सनल प्रॉब्लम है, क्यों अपना टाइम इसके लिए वेस्ट करूँ, तो ए ऑप्शन दिया आप टाइम ही ना दो। ठीक है,
बी है तुरंत समय देना। जैसे आपने देखा कि बच्चा नहीं यार, बच्चा आया, उसको कोई प्रॉब्लम है, तो आप उससे सीधे समस्या के समय में जो समस्या उसको सुनोगे, उसको टाइम दोगे, आखिर क्या बात है उसकी अच्छे से सुनोगे, ठीक है। सी है हमारे पास छात्र की उपेक्षा करना, और डी है इनमें से कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं करोगे इनमें से। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप अपने तरीके से क्या करोगे अगर आपके पास कोई बच्चा ऐसे आता है तो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भी आपका। मनोविज्ञानिक किसका विज्ञान है? जो साइकोलॉजी है जो हम पढ़ रहे हैं, आखिर हम किसके साइकोलॉजी किसके बारे में ये सब कुछ मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो मनोविज्ञान है वो किसका विज्ञान है? ए मानव का, बी पशु व्यवहार का, सी मानव व्यवहार का, और डी रवैया का। तो जो हम पढ़ रहे हैं वो हम मानव के व्यवहार के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, मानव व्यवहार का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 हमसे पूछा गया, एस होलिंगवर्थ निम्न में से किस कार्य से संबंधित है? ए है हमारे पास अपराधी बच्चे, बी है मानसिक रूप से बाधित बच्चे, सी है प्रतिभाशाली बच्चे, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, प्रतिभाशाली बच्चे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, मनोविज्ञान की सबसे पुरानी पद्धति है? ए है आत्मनिरीक्षण, बी है अवलोकन, सी है प्रकरण अध्ययन, डी इनमें से कोई नहीं। अब देखो जो सबसे पुरानी जो विधि है हमारे मनोविज्ञान में, अगर आपने साइकोलॉजी अच्छे से पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर में, तो वहाँ पे देखो इंट्रोस्पेक्शन एक मेथड था जिसको कि आत्मनिरीक्षण, अपने बारे में जानना सबसे पहले, ठीक है। तो वो हमारी सबसे पुरानी पद्धति है। फिर अवलोकन तो उसके बाद की पद्धति है, जो मेथड्स है। तो पर जो सबसे पहले थी वो थी हमारा आत्मनिरीक्षण। तो इसका जो सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, आत्मनिरीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, लास्ट क्वेश्चन हमारा है साइकोलॉजी सेक्शन का। हार्वर्ड गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि का सुझाव दिया था? कितने प्रकार की बुद्धि दी थी हमारे पास? 8 प्रकार की दी थी इन्होंने। तो ए ऑप्शन है 5, बी 7, सी 8, और डी 6। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, 8 प्रकार की बुद्धि का सुझाव दिया था, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में। आशा है कि आप सबके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो रहे होंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, और साथ ही साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना।